Good morning all of you. This is B.Ed Haryana second year class. Paper number 1 is going on with me, knowledge and curriculum. ठीक है? So B.Ed second year Haryana knowledge and curriculum paper number 1. आज हमने इस यूनिट का ना बेटा आधा पार्ट खत्म कर लिया था लास्ट क्लास में. नॉलेज वाला हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने जितने भी फिलोसफिकल आइडियाज हैं वो हमने सारे समझ लिए. जो भी थॉट्स हैं, फिलोसफिकल थॉट्स हैं, वो हमने सारी खत्म कर ली थी लास्ट क्लास में. जिसमें मैंने आइडियलिज्म बताया, प्रैग्मेटिज्म बताया, नेचुरलिज्म बताया, एग्जिस्टेंशलिज्म बताया, ह्यूमनिज्म भी होता है बट वो आपके में नहीं है तो मैंने नहीं कराया. और इसके अलावा आपका जो इंडियन फिलोसफीज है, वेदांता फिलोसफी, सांख्या फिलोसफी, बौद्धिज्म, जैनिज्म, न्याय दर्शन, बहुत सारे उसमें पार्ट्स है, वो मैंने सारे अच्छे से आप लोगों को कराए. आई होप सो उतना समझ आ गया था सबको. आज हमने इसका जो बचा हुआ आधा पार्ट है, मैंने बताया था टोटल देयर आर 4 यूनिट्स, जिसमें 2 यूनिट्स आपकी इसमें कवर होती हैं और 2 आपकी इसमें कवर होती हैं. आपने 2 यूनिट्स यहाँ पर आपका काफी कुछ खत्म हो जाता है, काफी सारे कंपल्सरी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे. नाउ जो ये 2 यूनिट्स हैं, इसमें आपके जो पार्ट आते हैं वो कौन सा आता है? करिकुलम वाला पार्ट आता है. ठीक है, करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम. तो हम जो अब इसका जो नया पार्ट आज स्टार्ट करेंगे, जो अभी कर रहे हैं, उसमें आप शुरुआत यहीं से करोगे कि पाठ्यक्रम जैसे क्या होता है. भाई करिकुलम किसको बोला गया है, करिकुलम क्या होता है, और करिकुलम को क्यों कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कैसे किया जाता है, कौन सी अप्रोचेज हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं. ये सब चीजें हम जनरली करके यहाँ से शुरुआत करते हैं. क्योंकि जब हम करिकुलम टर्म की बात करें तो करिकुलम, जैसे हमने वहां नॉलेज की बात करी थी, तो नॉलेज क्या होता है? फ्रॉम डार्कनेस टू एनलाइटनमेंट, अंधेरे से रोशनी की तरफ जाना ही ज्ञान प्राप्ति होती है. ऐसे ही जब हम बात करते हैं करिकुलम की, तो करिकुलम क्या होता है, वहां से हम शुरुआत कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम पेज नंबर से बात करेंगे. बच्चे पेज नंबर सबसे पहले चाहते हैं जानना. देखो आपका जो ये यूनिट है करिकुलम वाला, पेज नंबर हिंदी मीडियम में 155 और इंग्लिश मीडियम में 105. ठीक है, करिकुलम जो टर्म है, कुछ एक डेफिनेशंस मैं आपको बताते हुए चलूंगी. सभी बच्चे नोटबुक वगैरह अपनी ओपन रखा करो, जैसे हमेशा ही हम डिस्कस करते हैं, तो कुछ पॉइंट्स तो मैं आपके हमेशा लेके ही चलती हूँ. ठीक है, शुरुआत करेंगे कि व्हाट इज करिकुलम. व्हाट इज करिकुलम में हम करिकुलम का मीनिंग बात करेंगे. सबसे पहले इसे कैसे डिफाइन करना है वो बात करेंगे. देखो करिकुलम जो टर्म है ना बेटा, इसे हिंदी में एक तो क्या बोलते हैं? पाठ्यक्रम. हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? पाठ्यक्रम. जब हम इसे समझाते हैं ना, तो आप इसको नैरोअर सेंस में भी बताएंगे, इसे ब्रॉडर सेंस में भी बताएंगे, ये टर्म कहां से डराइव हुई है वो भी बताएंगे, कुछ इंडियन फिलोसोफर्स ने इसके बारे में क्या परिभाषा दी है वो भी बताएंगे, और कुछ वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने क्या परिभाषा दी है वो भी बताएंगे. तो जब आप इसका इटमोलॉजिकल मीनिंग, शाब्दिक तात्पर्य, नैरो डेफिनेशन, संकीर्ण विचारधारा, ब्रॉडर एटीट्यूड, ब्रॉडर मीनिंग यानी विस्तृत विचारधारा, और इंडियन फिलोसोफर, इंडियन राइटर की डेफिनेशन, और वेस्टर्न राइटर की डेफिनेशन. जब आप ये समझाओ तो ये सब टर्म्स में आप इसे डिफाइन करना. इज इट ओके? सबसे पहले हम बात करते हैं इसका एटमोलॉजिकल मीनिंग. एटमोलॉजिकल मीनिंग मतलब इसका शाब्दिक तात्पर्य. जो करिकुलम है वो लैटिन भाषा के शब्द किससे डराइव हुआ है? क्यूरोरस.
ठीक है, लैटिन भाषा के शब्द क्यूरर से डिराइव हुआ है, और क्यूरर का मतलब क्या होता है, अ रनवे, और दौड़ का मैदान। ठीक है, आपको मालूम है दौड़ का मैदान क्या होता है, ये दौड़ का मैदान, ये यहाँ पे क्या है, फिनिश, रेस फिनिश हो जाती है। और दौड़ का मैदान क्या है, यहाँ से बच्चे भागना शुरू करते हैं सारे के सारे हैं, और यहाँ पर आकर उनकी रेस फिनिश हो जाती है। यानी मतलब उन्होंने एग्जाम दिया, तो आप, ये दौड़ का मैदान क्यों है, क्योंकि आपको ये ट्रैक पता है कि इस ट्रैक पे ही हमें भागना है। अगर ट्रैक ही ना पता हो तो कहाँ पे भाग के कहाँ फिनिश करना है पता ही नहीं चलेगा, कहाँ पे जाके ये समझ में आए कि दौड़ खत्म हो गई है। तो क्यूरर टर्म को इसके साथ क्यों डिफाइन किया, करिकुलम को इससे क्यों निकाला, क्योंकि वो जो रास्ता है ना, वो रास्ता आपको इससे पता चलता है। जब एक स्टूडेंट की बात की जाती है तो उसको भी तो रास्ता दिखाने की जरूरत है, तो उसके लिए जो रास्ता डिफाइन होता है वो यहीं से डिफाइन होता है। यानी रास्ता मतलब जो उसने पूरे साल करना है, उसका वर्क प्लान, उसकी पूरी एक्टिविटीज, उसका पूरा सिलेबस, उसके पूरे जो टाइम ड्यूरेशन है, उसका डिवीजन, वो उसे कहां से मिलेगा, करिकुलम से। करिकुलम उसे भटकने नहीं देगा, उसे वो ट्रैक प्रोवाइड करेगा जिस ट्रैक पे उसे चलना है। सो दैट्स व्हाई जो करिकुलम है वो किस टर्म से डिराइव हुआ है, क्यूरर। समझ आया? सो आप यहां लिख सकते हैं, पाठ्यक्रम एक प्रकार का ऐसा दौड़ का मैदान है, डोर क्लोज करना बेटा। सो इसे नोट करना हो तो प्लीज नोट करते हुए चलना। पाठ्यक्रम एक ऐसा दौड़ का मैदान है या एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा शिक्षा और जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। इंग्लिश वाले बच्चे भी, इट इज अ रनवे, इट इज अ रनवे कॉमा अ कोर्स which one runs, it is a runway comma a course which one runs to reach a goal, to reach a goal. So ये एक रनवे है, तो ये एक तरह का कोर्स है, एक तरह का टारगेट है, which one runs to reach a goal, जिस पर एक व्यक्ति दौड़कर अपने उद्देश्य तक पहुंच पाता है। सो आई होप सो समझ में आ गया, करिकुलम का ये एटमोलॉजिकल मीनिंग हो गया। अब बात करते हैं इसका नैरोअर सेंस में क्या अर्थ होता है। देखो, हम स्कूल जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, और अगर हम घर में रहते होते तो शायद हमें कुछ ना आता होता, या आता होता लेकिन कितना आता होता इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो लेकिन स्कूल जाने पर तो आता ही है। तो नैरोअर, लेकिन अब देखो बात साथ में ये भी आ जाती है कि सिर्फ क्या स्कूल से शिक्षा लेना इनफ है, तो नहीं। हम तो, हमारा जीवन ही एक तरह से कह सकते हैं कि लर्नर का है, और जो जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो स्कूल है या नहीं है, बट वो सभी हमारे लिए एजुकेशन देने वाली संस्थाएं हैं, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, चाहे वो एफएम रेडियो ही क्यों ना हो। ठीक है, तो वो सारे सोर्सेज हैं जो हमें एजुकेशन देते हैं। लेकिन जब हम नैरोअर सेंस में बात करते हैं तो हम सिर्फ स्कूलिंग वाली शिक्षा को इंक्लूड करते हैं। तो जो शिक्षा बालक विद्यालय में जाकर लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में लिमिटेड बुक्स पढ़कर, जिसमें सब कुछ प्रीफिक्स होता है, यानी पढ़ाने के घंटे प्रीफिक्स होते हैं, कौन सा पीरियड आज क्या पढ़ाना है वो उद्देश्य प्रीफिक्स होता है, डिसिप्लिन किस अनुशासन को फॉलो किया जाएगा वो प्रीफिक्स होगा, किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाएगा, यानी कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग यूज किया जाएगा वो भी प्रीफिक्स होगा। ठीक है, मतलब ये सब बातें जब फिक्स होती हैं, हु विल बी द टीचर, टीचर कौन होगा, उसकी भूमिका क्या होगी, ये सब चीजें जहां प्रीफिक्स होती हैं, सो वो स्कूल होता है। और जब हम बात सिर्फ करिकुलम को स्कूलिंग एजुकेशन के साथ कनेक्ट करते हैं कि वो करिकुलम, वो पार्ट, वो कोर्स जो स्कूल में पढ़ाया जाएगा, तो तब हम इसका मतलब हम इसे नैरोअर सेंस में बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि एक आपका जो जीवन है वो पूरा ही चक्रव्यूह है, पूरा ही चक्र है, मतलब जो शिक्षा है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। जब हम एजुकेशन को स्कूलिंग प्रोसेस ना मानकर लाइफ लॉन्ग प्रोसेस मान लेते हैं, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया मान लेते हैं, तब हम इसका मतलब कौन से सेंस में बात कर रहे हैं, ब्रॉडर सेंस में बात कर रहे हैं।
सो आई होप सो इतना समझ में आ गया। सो देखो नैरोअर सेंस में इन्होंने क्या दिया हुआ है, शिक्षा से तात्पर्य उस ज्ञान से है जो बालक स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय से प्राप्त करे। If we talk about narrower sense, if we talk about the narrower sense, comma, the education which a child gets in school, college or university or from university. Or where the mutual exchange of education is possible, or where the mutual exchange of education is possible only in the four walls of school, only in the four walls of the school. Here duration is fixed. ड्यूरेशन मतलब एजुकेशन जो जितने समय तक देनी है वो पहले से उसका एक निश्चित काल है, ठीक है। ड्यूरेशन इज फिक्स्ड और बुकिश नॉलेज इज गिवन, जहाँ सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान दिया जाता है बच्चों को, सिर्फ बुक्स पढ़ाई जाती हैं। सो ठीक है, बट दे आर नॉट एक्वेंटेड विद द रियल लाइफ डिफिकल्टीज और टिपिकलिटीज और कॉम्प्लेक्सेस, लेकिन उनको रियल लाइफ में जो हैंडलिंग करनी है वो अभी वहां उतनी नहीं आती है, वो तभी आती है जब वो वास्तविक जीवन में उतरता है, ठीक है। सो दिस ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नैरोअर सेंस। जब आप नैरोअर सेंस में करिकुलम को समझाएंगे तो ये सब बातें समझानी पड़ती हैं। सो इज इट क्लियर, यहां तक समझ आ गया। अब आगे बात करते हैं बेटा ब्रॉडर सेंस में। विस्तृत विचारधारा। सो विस्तृत विचारधारा का मतलब क्या है, यहां पर हम क्या मानते हैं, एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस विच स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ एंड कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ द लाइफ। आपकी कौन सी क्लास है? बीएड की है ना दोनों की? ये बंद करना बेटा। सो जब हम बात कर रहे हैं ब्रॉडर सेंस में, तो मैंने क्या बताया, विच स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ एंड कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ द लाइफ। तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में जब हम मानते हैं तो वहां इसका मतलब हम ब्रॉडर सेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति, बालक, युवा, वृद्धि और स्त्री, पुरुष सभी शिक्षार्थी हैं। ऑल पीपल आर लर्नर, ऑल पीपल आर लर्नर, आइदर इट इज चाइल्ड or it is adolescent or it is infant, ठीक है, or it is an old age person. So everyone is a learner because life is a race जिसमें हमें दौड़ते रहना है, ठीक है, और कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। तो जब हम ब्रॉडर सेंस में बात करते हैं तो वहां हम इसे जीवन पर्यंत प्रक्रिया मानकर चलते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब ये हो गया कि जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी हमें शिक्षा दे देती हैं। द स्मॉल इवेंट्स कैन टीच अस, ठीक है, छोटी छोटी जो इवेंट्स होती हैं लाइफ में वो भी हमें कुछ ना कुछ शिक्षा प्रदान कर देती हैं, उनसे भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इट इज नॉट लिमिटेड टिल द बुकिश नॉलेज, ये सिर्फ बुकिश नॉलेज यानी पुस्तकीय ज्ञान के दायरे तक ये सीमित नहीं है, यहाँ तो हमें एक्सपीरियंसेस को भी इंक्लूड करना है। यहाँ पर क्या, एक्सपीरियंसेस आर ऑल्सो इंक्लूडेड। यहाँ पर जो जीवन के वास्तविक अनुभव है, जिनसे हमें वास्तविक कठिनाइयों को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से उनका सामना करना है, वो भी चीज हमें सिखाई जाती है। सो हमने आज की क्लास में अभी तक क्या क्या देखा, व्हाट इज करिकुलम, हमने ये तीसरे यूनिट से स्टार्ट किया है, और जहां पर करिकुलम का मतलब हमने बात करी है। करिकुलम को अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो इसका इटमोलॉजिकल मीनिंग, नैरोअर सेंस, ब्रॉडर सेंस, इंडियन डेफिनेशंस, इंडियन राइटर्स की, वेस्टर्न राइटर्स की डेफिनेशंस में एक्सप्लेन करना है। फिर मैंने आपको बताया कि करिकुलम जो है वो लैटिन भाषा के शब्द क्यूरर से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब रेस कोर्स होता है और रनवे होता है। अब इसके बाद मैंने आपको इसका नैरोअर सेंस बताया कि अगर हमें नैरोअर सेंस में करिकुलम को बताना है तो जो स्कूल में शिक्षा ली जाती है, जहां पर सब कुछ प्री फिक्स्ड होता है, प्री प्लान्ड होता है,
डेलिब्रेट प्रोसेस होता है, जानबूझकर दी जाती है, वहां पर उसे हम नैरोअर सेंस में, बुकिश नॉलेज जो हम लेते हैं उसे हम नैरोअर सेंस में बात करते हैं। बट जब हम कहते हैं कि पूरी दुनिया ही बुक है, सभी को समझना अपने आप में एक नया विषय पढ़ने के बराबर है, तो जब हम इस तरह की बात करते हैं तो वहां पर हम करिकुलम को ब्रॉडर सेंस में बात कर रहे होते हैं। सो यहाँ तक समझ में आ गया सबको। नाउ टॉक अबाउट डेफिनेशंस। सो डेफिनेशंस में कुछ बात करते हैं। सो यहाँ पर देखो बेटा कुछ डेफिनेशन दी हुई है। एक तो कनिंघम की डेफिनेशन बहुत अच्छी है, कनिंघम की डेफिनेशन आपने सबने करनी है। ये डेफिनेशन ना एंड तक आपकी जब DSSB का एग्जाम देते हैं ना, उसमें साइकोलॉजी के 100 क्वेश्चन आते हैं, PRT के पेपर में भी, और इवन साइकोलॉजी का जहां जहां पार्ट आता है कनिंघम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। सो कनिंघम ने इसकी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। वो क्या बताई है? पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक साधन है। कलाकार का मतलब हो गया टीचर, ठीक है, जिससे वह अपनी सामग्री, सामग्री मतलब टीचर के पास सामग्री क्या है? बच्चे, स्टूडेंट्स, उनको अपने आदर्श, आदर्श मतलब गोल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य, उनके अनुसार अपनी चित्रशाला, चित्रशाला मतलब स्कूल जहां पर बच्चे और टीचर दोनों मिलते हैं, में ढाल सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में द करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट। करिकुलम इज अ टूल in the hands of an artist, artist मतलब ब्रैकेट में टीचर, to mold his material, to mold his material, that is pupils, according to the ideals, that is objectives, in his studio, that is school, in his studio, that is school. So this is given by Cunningham. So अभी समझ में आ गई कनिंघम की डेफिनेशन बेटा, ठीक है। चलो, तो अब इसके बाद आप एक फ्रॉबेल की भी डेफिनेशन नोट कर लेना। फ्रॉबेल, एक फ्रॉबेल की आपने करनी है, इन्होंने भी बहुत अच्छी बात बताई है। फ्रॉबेल की डेफिनेशन, फ्रॉबेल के अनुसार पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझना चाहिए। इन्होंने करिकुलम को क्या कहा है? जितनी भी आपकी कंप्लीट नॉलेज है, जो बुकिश नॉलेज कहते हैं, और जितना भी आपका एक्सपीरियंसेस है, एक व्यक्ति का नहीं, पूरी मानव जाति का, अगर हम उन दोनों को जोड़ देते हैं तो दैट इज कॉल्ड करिकुलम। वही हमें सीखना है, वही हर व्यक्ति को सीखना है, वही हर व्यक्ति को समझना है, दैट इज कॉल्ड एज करिकुलम। इंग्लिश मीडियम में उन्होंने क्या बताया? करिकुलम शुड बी कंसीडर्ड, करिकुलम शुड बी कंसीडर्ड द होल, WHOLE, होल मतलब संपूर्ण, द होल ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन रेस, द होल ऑफ द नॉलेज एंड experiences of human race। जिस दौड़ में हम सभी को भागना है, उस दौड़ में जो भी ज्ञान प्राप्त करना है, जो भी अनुभव लेने हैं, उनका सम टोटल ही करिकुलम है। सो अभी आप करिकुलम को तो अच्छे से समझा सकते हो, समझ आ गया। अब आपको करिकुलम को जब और अच्छे से समझाना है, ये डेफिनेशंस हो गई, अब इसके बाद आप बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। हम बड़ा बोलते हैं ये करिकुलम है, ये सिलेबस है, कई बार बच्चों को, लोगों को पता ही नहीं होता कि करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस है। सो ये तो पाठ्यक्रम होता है, और ये पाठ्य वस्तु होता है। जब आप पूरे जीवन के पार्ट को एक किताब के दायरे में बांध देते हो या एक पर्टिकुलर टाइम के साथ कनेक्ट कर देते हो, तो वो पाठ्य वस्तु बन जाता है, सिलेबस बन जाता है।
जैसे हम अलग अलग पार्ट्स में इसको सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी बना देते हैं। अब इंग्लिश में बच्चे ने 10 चैप्टर पढ़ने हैं, तो वो 10 चैप्टर उसके क्या हो जाते हैं, सिलेबस, पाठ्य वस्तु हो जाती है, ठीक है। और लेकिन अगर हम बात करें कि एक पूरे करिकुलम में उसका क्या आएगा, करिकुलम मतलब उसमें सब कुछ आ जाएगा, इंग्लिश भी आ जाएगा, हिंदी भी आ जाएगा, मैथ्स भी आ जाएगा, उनकी सारी एक्टिविटीज भी आ जाएंगी, सारे एक्सपीरियंसेस भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन जब हम सिलेबस की बात करेंगे ना, तो सिलेबस मतलब उसके अंदर एक विषय में जो पढ़ाना है उसकी पूरी आकृति जो नजर आती है वो सिलेबस होता है, ठीक है। तो देखो इसका मतलब यहां से हमें एक बात समझ में आ गई, जब हम सिलेबस की बात करते हैं बेटा, तो सिलेबस एक तरह की प्रिंटेड गाइडलाइंस है, जो किताब में दिया है उतना ही पढ़ना है। आप अपने एग्जाम की तैयारी सिलेबस के अनुसार करते हो, उस दायरे में रहकर आप किताबें पढ़ते हो, चीजें पढ़ते हो, ठीक है। तो सिलेबस की एक डेफिनेशन लिख लेना, पाठ्यक्रम को हेनरी हैरप ने किस तरह से एक्सप्लेन किया है, पाठ्यक्रम नहीं सॉरी पाठ्य वस्तु को हेनरी हैरप के अनुसार, हेनरी हैरप ने सिलेबस को किस तरह से डिफाइन किया है। सो पाठ्य वस्तु केवल मुद्रित संदर्शिका है जो यह बताती है कि छात्र को क्या सीखना है। मुद्रित मुद्रित संदर्शिका का क्या मतलब होता है कि मतलब फिक्स्ड पार्ट, फिक्स्ड पैटर्न, जो बस ये बता रहा है कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपने इस किताब में ये 10 चैप्टर करने हैं, उसे लिमिटेड कर रहा है। पाठ्य वस्तु की तैयारी पाठ्यक्रम विकास के कार्य का एक तर्क संगत सोपान है। इसका मतलब क्या है कि अगर सिलेबस आप तैयार करते हो तो वो एक स्टेप है करिकुलम को अटेन करने का, जस्ट वन एस्पेक्ट। इज इट ओके? सो द सिलेबस इज जस्ट अ प्रिंटेड गाइडलाइन, द सिलेबस इज जस्ट अ प्रिंटेड गाइडलाइन which describes to the students, which describes to the students whatever to learn, whatever to learn, क्या सीखना है, क्या याद करना है, वो बच्चे को पता रहेगा। कुछ पूछना है बेटा? देयर इज एनी क्वायरी? अच्छा, करिकुलम उस लर्निंग में आपको ट्रैक दे रहा है। बेसिकली लर्निंग क्या होता है? बिहेवियर मॉडिफिकेशन, कुछ सीखना। अब वो कुछ सीखना में कुछ क्या है, वो ट्रैक जो है वो करिकुलम है। इज इट ओके? सो लर्निंग तो जस्ट बिहेवियर मॉडिफिकेशन, लाइफ एक पूरी रेस है लाइफ, और उसमें आपको बहुत कुछ सीखना है, लेकिन वो दायरा कैसे फिक्स्ड हो, और हम दुनिया की सारी बातें तो नहीं सीख लेते ना। करिकुलम आपको वो दायरे देता है, वो ट्रैक देता है कि हमें ये एक चीज करनी है। अब नहीं तो हर कोई व्यक्ति डॉक्टर भी बन जाए, इंजीनियर भी बन जाए, कुछ और भी बन जाए, कुछ और भी फील्ड में चला जाए। सो वो जो फील्ड्स हमें मिलते हैं वो करिकुलम से मिलते हैं, ठीक है। और उस फील्ड में जाकर फिर जो अलग अलग सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं उसमें क्या क्या पढ़ना है वो सिलेबस से निर्धारित होता है। अभी समझ आया? क्लियर? तो हम बात कर रहे थे द सिलेबस इज जस्ट अ प्रिंटेड गाइडलाइन विच डिस्क्राइब्स टू द स्टूडेंट्स वट एवर टू लर्न। द प्रिपरेशन ऑफ सिलेबस, फुल स्टॉप के बाद द प्रिपरेशन ऑफ सिलेबस इज अ लॉजिकल स्टेप ऑफ द टास्क ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, is a logical step of the task of curriculum development. एक अच्छा सिलेबस फ्रेम करके आप करिकुलम को अच्छे से डेवलप कर सकते हो, उसमें वो सब बातें ऐड अप कर सकते हो जिससे करिकुलम को ब्रॉडर बनाया जा सकता है, क्योंकि उसका एक स्टेप अपने आप में ही सिलेबस है। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं इसमें डिफरेंस। अगर हम देखते हैं तो वो कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जिसमें हम इसका डिफरेंस बता सकते हैं। डिफरेंस में अगर आप बात करें, एक तरफ करिकुलम और एक तरफ सिलेबस, तो पहला तो ये नैरोअर और ब्रॉडर का डिफरेंस आ जाएगा।
ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और ये आपका नैरोअर कॉन्सेप्ट है। पहला डिफरेंस तो यही आ गया, एक ब्रॉडर है और दूसरा नैरो है, हमें नाम से समझ में आ गया। और यहां पर डिस्करेज द क्रैमिंग, क्योंकि लाइफ एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो ये हर चीज को अनुभव से सीखने पर बल देता है, तो ये रटने पर फोकस नहीं करता, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं एनकरेज करता है। फोकस ऑन क्रैमिंग ड्यू टू एग्जाम रीजन, ड्यू टू एग्जामिनेशन। समझते हो बच्चे, एग्जाम में पास होने के लिए और उन चीजों को चाहे रट के भी थोड़ी देर के लिए याद करना पड़ जाए पर वो करके जाते हैं, क्योंकि एटलीस्ट कल का एग्जाम तो पहले दें, बाद में सोचेंगे कि इसका क्या मीनिंग बनता है। तो ये उस पर्पस से हमें ज्यादा वो करता है। ठीक है। तीसरा, पाठ्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को विषय को समझने का अच्छा अवसर मिलता है, समझने का। तो जब क्रैमिंग नहीं है तो समझना है, सो इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मटेरियल। ठीक है, और मतलब समझने का बेस्ट अंडरस्टैंडिंग लिख सकते हो। ठीक है, इट फोकसेस ऑन बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ subject material. It gives an opportunity to the children for better understanding of subject material. ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, it gives an opportunity to the children for better understanding of curriculum, for better understanding of subject material. But ये उतनी better provide नहीं करता, but it doesn't provide, ठीक है, that much understanding. उसके बाद पाठ्यक्रम का मतलब क्या होता है, इसमें लिखित, मौखिक, पुस्तकीय, व्यवहारिक हर एक तरह के ज्ञान पर बल दिया जाता है। इट फोकसेस ऑन रिटन, ओरल, प्रैक्टिकल और बिहेवियरल। बिहेवियर मतलब विच इज कंसर्न विद योर एक्सपीरियंसेस, which is related to your experiences। ठीक है, लेकिन जब हम वहां पर बात करते हैं तो यहां पर आप सिर्फ ओरल, मतलब यहां थियोरटिकल भी आएगा, इवन ओरल, थियोरटिकल, ठीक है, और रिटन, ये चीजें ज्यादा फोकस की जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल और बिहेवियरल पर उतना फोकस नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें अनुभवों की बात आ जाती है। ठीक, इसके अलावा जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, इट इज रिलेटेड टू लेफ्ट साइड वाला, इट इज रिलेटेड टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड। यह बालक के सभी पहलुओं से संबंधित होता है। सभी पहलुओं का मतलब उसके हर एस्पेक्ट को यह ध्यान देता है, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल, सोशल, उसके हर एस्पेक्ट को ध्यान देता है, सभी पहलुओं को विकसित करने पर ध्यान देता है। बट ये जो है ना, ये सिर्फ किस पे ज्यादा फोकस करता है बेटा, मेंटल पर ज्यादा फोकस करता है, ये मानसिक विकास पर ज्यादा ध्यान देता है। फिर इन्होंने बताया पाठ्यक्रम सर्वांगीण विकास का साधन है। इट इज अ सोर्स ऑफ ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, इट इज अ सोर्स ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। यह बालक के चहुमुखी विकास से संबंधित है, उसके ऑल राउंड डेवलपमेंट को अगर हमने फोकस करना है तो ये उसका सोर्स है। और जबकि जो करिकुलम होता है वो क्या करता है, जस्ट सॉरी करिकुलम नहीं, सिलेबस, सिलेबस is just a way to get or to accomplish curriculum. मतलब एक रास्ता सा बस दिखा देता है, एक स्रोत की तरह काम कर देता है जो
आप उसकी वजह से आप करिकुलम को अटेन कर सकते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं वे की जगह आप टूल भी लिख सकते हैं, जस्ट एक तरह का टूल है, ठीक है, एक हथियार है जिसका प्रयोग करके आप जो है और करिकुलम अचीव करने में आपको मदद मिलती है, सहायता मिलती है, ठीक है। अब ये सब्जेक्टिव नॉलेज पर फोकस करता है ये वाला, ये सिर्फ सब्जेक्टिव नॉलेज पर फोकस करता है, और ये प्ले वे सब्जेक्टिव एक्टिविटीज, लर्निंग बाय डूइंग, ये हर चीज पर फोकस करता है, ये सभी पहलुओं पर फोकस करता है, ये सिर्फ सब्जेक्टिव नॉलेज पर फोकस करेगा, ठीक है। मतलब टॉपिक्स कितने हैं यहाँ पे अगर हम करते हैं तो सिलेबस को हम सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स ओनली। मतलब ये इसके अंदर पढ़ाए जाने वाले टॉपिक्स हैं और ये उसके अंदर भी पढ़ाए जाने वाले सब टॉपिक। जैसे मैथ्स है तो मैथ्स में ये चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स के अंदर भी ये सब टॉपिक्स हैं, मतलब ये यहाँ तक कनेक्टेड होगा। बट इसमें आप सब कुछ कवर अप करेंगे, एक्सपीरियंसेस, एक्टिविटीज, नॉट ओनली इन द 4 वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, बल्कि उसको बाहर भी लेकर हम उसे जीवन के अनुभवों के साथ भी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सो तब हम करिकुलम की बात करते हैं। आपने मैथ्स सीखा, प्लस माइनस के क्वेश्चन पढ़े बचपन में और उसे आपने अपना एग्जाम दे दिया और एग्जाम में पास हो गए, तो ये सिलेबस है। लेकिन आप मार्केट गए, आपने अभी दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया, 80 रुपए का सामान खरीदा, अभी बैलेंस क्या लेना है यहाँ पे आप उसे यूज कर रहे हो, तो ये करिकुलम में आ जाता है, ठीक है। करिकुलम आपको उस प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट करता है, इज इट क्लियर। तो अनुभवों के साथ प्रकाशित करता है, तो यहाँ पर समझ को ज्यादा फोकस करते हैं। सो दिस इज ऑल आवर फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पूरा खत्म कर दिया। पहले क्वेश्चन में हमने क्या क्या पढ़ा, व्हाट इज करिकुलम, उसके कैरेक्टर मतलब उसका जो क्या कहते हैं अलग अलग टर्म्स, उसकी किस किस टर्म्स में उसे डिफाइन किया गया है, और करिकुलम को सिलेबस के साथ कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो इतना बेटा सबको समझ में आ गया। इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर बेटा 105, 106, 107, ये देखो व्हाट इज करिकुलम वाला जो आंसर है इंग्लिश मीडियम में 109 पे दिया हुआ है, आप टिक लगा सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। 109 पे डिफाइन करिकुलम दिया हुआ है ना, देखो इंग्लिश मीडियम में 109 मिल गया, ये आप टिक कर सकते हो। डेफिनेशन ऑफ करिकुलम, ट्रू मीनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम, ठीक है, ये मैंने आपको सारा यहीं से ही बताया है सारा पार्ट। सो आई होप सो ये पहला क्वेश्चन कहां से करवाया समझ आ गया, किसी को कोई आपत्ति ना समझ आ रहा हो। अब अगला क्वेश्चन आया था नीड ऑफ करिकुलम, नीड ऑफ करिकुलम और इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम। हिंदी मीडियम में तो यही आगे कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है 161 पे, और इंग्लिश मीडियम में 111 पेज नंबर पे। टिक लगाते जाओगे तो आपको समझ भी आ जाएगा कि सब कुछ हमारा कवर अप हो रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम इन एजुकेशनल प्रोसेस। क्या आवश्यकता है, हम करिकुलम क्यों फ्रेम करना चाहते हैं भाई, क्या इसकी ऐसी जरूरत पड़ गई स्कूल के अंदर एजुकेशन सिस्टम में। सो आप देखो, अगर आपने पढ़ा कि करिकुलम का मतलब ही रनवे होता है, ट्रैक होता है जो आपको एक जगह चलना सिखाता है और उस ट्रैक से इधर उधर जाने नहीं देता, तो अगर इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी तो वो ट्रैक तो हर किसी को चाहिए ना अपनी लाइफ में, तो उस ट्रैक को निर्धारित करने के लिए करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कुछ इसकी इंपॉर्टेंस को लेकर अलग अलग करके भी इन पॉइंट्स को डिस्कस किया है। जैसे पहला पॉइंट बताया बेटा, हेल्पफुल इन अचीवमेंट ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। हेल्पफुल इन अचीवमेंट ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन, तो शैक्षिक प्रक्रिया मतलब शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति, और शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति मतलब करिकुलम। सो करिकुलम आपको उन गोल्स को, उन एम को, उस टारगेट को अचीव करने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हेल्पफुल
इन डिटर्मिनिंग द सब्जेक्ट मैटर, विषय सामग्री के निर्धारण में सहायता। विषय सामग्री का मतलब समझते हो, अलग अलग सब्जेक्ट्स। एक स्कूल में भाई 5 सब्जेक्ट ही प्राइमरी लेवल पे क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, 4 ही क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस। बाद में ईवीएस डिवाइड होके एसएसटी और साइंस में हो जाता है, फिर आगे एसएसटी डिवाइड होके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स में हो जाता है। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पहले बायो कंबाइंड बुक्स होती हैं, बाद में उसकी भी सेपरेट हो जाती हैं। सो ये सब डिविजन्स किस लिए, क्योंकि करिकुलम से ही हमें ये जो इम्पोर्टेंट, मतलब हम एक्चुअली क्या होता है, जो सोसाइटी है ना उसकी अपनी नीड्स हैं, और स्कूल क्या होता है, मिनिएचर ऑफ सोसाइटी होता है। उन नीड्स को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, स्कूल की होती है। वो बच्चे को उस तरह से प्रिपेयर करता है कि वो समाज में उस तरह से रहने के काबिल बन जाए और अपनी सब आवश्यकताओं को पूरा कर, अपने प्रेजेंट को बेस्ट बना के और फ्यूचर में अपनी लिवलीहुड को जो है अर्न कर सके, अपने लिवलीहुड के लिए अर्न कर सके। तो उसके लिए उसे प्रिपेयर करना, तो यहाँ पर उन सब्जेक्ट्स को उस डिमांड के अकॉर्डिंगली फ्रेम करना, तो यहाँ करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आगे आ जाता है हेल्पफुल इन डिटर्मिनिंग टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियों के निर्धारण में सहायता। शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड, द वे, द टूल थ्रू विच यू आर टीचिंग इन योर क्लासरूम। एक टीचर जब क्लासरूम में आता है तो वो एक स्पेसिफिक तरीका अप्लाई करता है बच्चे को कुछ सिखाने के लिए, उस तरीके को हम मेथड बोल सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जो प्राइमरी बच्चे होते हैं वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते लगातार, तो उनको तो कुछ सिखाना है तो उन्हें खेलना खिलाने में मजा आएगा, उनको खेल करने में मजा आता है। तो प्राइमरी लेवल पर टीचिंग मेथड कौन सा अप्लाई कर लिया जाता है, प्ले वे मेथड, किंडरगार्टन मेथड। जब बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि एक रस्सी के 2 छोर होते हैं, एक होता है नोन, एक होता है अननोन। तो अगर आपने बच्चे को नोन से अननोन की तरफ लेकर जाना है तो इंडक्टिव मेथड, अननोन से नोन की तरफ लेकर जाना है तो डिडक्टिव मेथड। फिर आप जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आप लेक्चर मेथड ही सफिशिएंट होता है, आपको सिर्फ विषय का ज्ञान कोई दे दे, सिस्टमैटिकली बता दे ये चीजें हैं, तो बाकी आप अपने आप देख सकते हैं। तो जब ये कौन सा हो गया, लेक्चर मेथड। तो ये जो करिकुलम है वो हमें टीचिंग मेथड्स डिसाइड करने में भी मदद करता है, ठीक है। बच्चे की एज, कैपेबिलिटी, उन सब चीजों को फोकस करता है और उसके अनुसार टीचिंग मेथड अप्लाई करने के लिए मदद करता है। अगला आ जाता है इसके बाद हेल्पफुल इन द डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट मटेरियल, विषय सामग्री के विभाजन में सहायता। विषय सामग्री का मतलब वो चीजें जिनसे आप क्लास को लाइव बनाते हो। विषय सामग्री जैसे किताब भी विषय पढ़ाने के लिए सामग्री है, और आपके ऑडियो विजुअल एड्स भी पढ़ाने के लिए सामग्री है। तो वो जो आप सब्जेक्ट की नॉलेज बच्चे को देने के लिए जिन जिन चीजों का प्रयोग कर रहे हो वो सब विषय सामग्री में आ जाता है, ठीक है। बोर्ड भी विषय सामग्री है, तो आप क्योंकि हम इसका यूज कर रहे हैं विषय का आपको नॉलेज देने के लिए, सब्जेक्ट की नॉलेज देने के लिए, तो वो क्या क्या होने चाहिए। छोटे बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इन्होंने बताया। बड़े बच्चों के लिए ऐसा सब्जेक्ट मटेरियल होना चाहिए जो बच्चों में डीप थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सके। लेकिन छोटे बच्चों में कॉन्क्रीट थिंकिंग एटलीस्ट डेवलप करे। छोटे बच्चों में कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है, बड़ों में एब्स्ट्रैक्ट होती है। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, चीजों को देखकर उन्हें समझना। तब तो छोटे बच्चे वही ज्यादा समझ पाते हैं, उन्हें जो चीज आप जितना प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर समझाओगे, जैसे एक बिल्ली, उसके 4 पैर होते हैं, वो दूध पीती है, अगर उसकी पिक्चर दिखाकर समझाओगे तो उसे ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तभी छोटे बच्चों की जो बुक्स होती है ना वो पिक्चर बुक्स ही होती हैं, क्योंकि उन्हें उसी तरह से समझ में आता है, उनमें थिंकिंग ही वही डेवलप करनी होती है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें ताजमहल का पाठ पढ़ाते समय ताजमहल की पिक्चर नहीं होगी, उसके ऊपर लंबा चौड़ा ग्रंथ लिखा हुआ होगा, तो हम बस उसको पढ़ते जाएंगे और लैंग्वेज से ही समझते जाएंगे, तो वहां एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। तो उन्हीं के अनुसार उनका जो सब्जेक्ट मटेरियल है वो डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पर भी करिकुलम मदद करता है। अगला आ जाता है हेल्पफुल इन द यूट्यूब पर बेटा क्लास कुछ टाइम के बाद आएगी, क्लास रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं और इन्हें बाद में जो है यूट्यूब पर 2-3 दिन के बाद में, क्या पिछली बार वाला वीडियो तो ऑनलाइन ही था, वो तो था ही ऑनलाइन ना, उससे पहले वाला वीडियो भी आ गया हुआ है, सो ये भी आ जाएगा।
हेल्पफुल इन द कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण में सहायक। हमारे जो ये शिक्षा की एजेंसीज होती है ना, ये हमें बहुत तरह की चीजें प्रोवाइड करती हैं, सिर्फ एक मेंटल डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करती हैं। हमने अभी पढ़ा करिकुलम की वजह से हम ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, जहाँ फिजिकल, मेंटल, सोशल। तो बच्चे को सिर्फ एक एक्टिविटी किताबों में करवाने वाली या चार दीवारी में बंद रह के करवाने वाली नहीं कराई जाती, बल्कि उन्हें बाहर भी लेकर जाते हैं। जैसे मैंने कई एग्जाम्पल दिए, स्काउटिंग पर लेकर जाते हैं, पिकनिक पर लेकर जाते हैं, ट्रिप्स और एक्सकर्शंस करवाते हैं, और कई चीजें आप बच्चे को, जैसे मान लो सपोज हमने बच्चे को मैथमेटिक्स में आज साइज या शेप पढ़ाना है, तो आप बच्चे को शेप पढ़ाने के लिए जो है अलग अलग शेप्स दिखाते हैं, तो आप उसके लिए उसको घुमाने भी लेकर जा सकते हैं, और रास्ते में आने वाली दसियों चीजें, दसियों नहीं हजारों चीजें दिखाई जा सकती हैं, और रियल लाइफ का एक्सपीरियंस भी मिल सकता है। तो यहाँ यही पॉइंट है, हेल्पफुल इन द कैरेक्टर बिल्डिंग। सो कैरेक्टर बिल्डिंग का मतलब है बच्चे जो है अच्छा कैरेक्टर कब फ्रेम करते हैं, जब उन्हें ग्रुप में एक्टिविटीज मिलती हैं, उन्हें चीजों को सामने से देखकर समझने का मौका मिलता है। स्काउटिंग वगैरह में तो बच्चों को ना खास तौर पे अपना खाना बनाना और ऐसे सिचुएशंस का सामना करना, तो ये चीजें अपने आप और एक दूसरे के साथ शेयरिंग करना, ये सब बहुत अच्छे से ये बच्चे जब उस एनवायरनमेंट में रहकर सीखते हैं तो उन्हें ज्यादा अच्छा समझ में आता है। तो ये भी करिकुलम, हमारे करिकुलम में इन चीजों को भी एडअप किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आता है हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी मतलब ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, सो जहां पर आप फिजिकल एस्पेक्ट कह रहे हैं, मेंटल कह रहे हैं, सोशल कह रहे हैं, जब इनको बेस्ट तरीके से हम ऑर्गेनाइज करते हैं, किसी के सामने जब हम अपने आप को बेस्ट तरीके से दिखाते हैं, फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, हर तरह से इनका एक बैलेंस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, दैट इज योर पर्सनालिटी। उसी को पर्सनालिटी तो कहते हैं। और ये पर्सनालिटी डायनामिक होती है, फिक्स नहीं होती है। जैसे जैसे एनवायरनमेंट अच्छा मिलता जाएगा, ये बेटरमेंट की तरफ इसे एक ट्रेनिंग मिलती जाएगी, आप और बेटर और बेटर और बेटर होते चले जाएंगे। सो ये जो डेवलपमेंट है, ये भी करिकुलम आपने कैसा डिसाइड किया उस पर ही फ्रेम होगा। देखिए कहते हैं पहला स्टेप अच्छा होगा तो आप अच्छा एम अटेन कर ही लेंगे, लेकिन अब मान लो उसमें ही आपने उस चीज को इंक्लूड नहीं किया, अब ऑल एस्पेक्ट्स कह रहे हो, आप सिर्फ कर मेंटल और फिजिकल रहे हो, सोशल और इमोशनल एडअप ही नहीं कर रहे, करिकुलम में ही पार्ट नहीं है, तो बच्चे को उस ट्रैक का कहाँ पता चलेगा। वो तो सिर्फ फिजिकल और मेंटल पर ही फोकस कर पाएंगे, चाहे वो टीचर्स हो, क्योंकि करिकुलम वो प्लेटफॉर्म है जिसे सोसाइटी भी फॉलो करती है, टीचर्स भी फॉलो करते हैं, स्कूल भी फॉलो करता है। अगर उस प्लेटफॉर्म में ही वो चीज एडअप नहीं है तो आप उस ट्रैक को कहाँ से बना पाओगे, उस रास्ते पर कैसे जा पाओगे। तो यहाँ पर भी हमें करिकुलम मदद करता है। इसके अलावा हेल्पफुल इन डिस्कवरी, रिसर्च एंड इन्वेंशंस, अनुसंधान एवं आविष्कार में सहायता। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस साल हमने ये सब सीखा और बच्चा जब रियल एनवायरनमेंट में गया तो अभी भी उसमें ये कमियां रह गई। मान लो 10 चीजें सीखी, 5 कमियां भी रह गई, तो अब अगली बार क्या होगा, इन 5 कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, किसी ना किसी को इसका जवाब देना पड़ेगा। उसमें रिसर्चर्स, प्रोफेशनल्स, हर कोई अपना अपना कंट्रीब्यूशन, सोसाइटी, हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए आगे आता है और वो सोचता है कि इन 5 बिंदुओं को कैसे दूर किया जाए। तो फिर वो कहता है कि इसके लिए हमें ये चीज लेने की जरूरत है, करिकुलम में ये चीजें एडअप करने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं मुद्दा स्टडी का जो हमें मिलता है वो भी हमें करिकुलम से ही मिलता है, क्योंकि उसमें हम स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को इवैल्यूएट करते हैं, और स्ट्रेंथ्स तो बहुत अच्छा आगे भी रहे, लेकिन वीकनेसेस को ओवरकम करने के लिए नए नए इन्वेंशंस, नए नए रिसर्चेस पर फोकस करते हैं, और वो तभी कर पाते हैं जब हमें पहले ये पता हो। तो ये पता कहाँ से चलेगा? करिकुलम से। ठीक है, नेक्स्ट आगे आता है हेल्पफुल इन शोइंग फिलोसॉफिकल एंड एजुकेशनल टेंडेंसीज, दर्शन और शिक्षा की प्रवृत्ति को दर्शाने में सहायक। सो ये तो ऑलरेडी एक बेस्ट पॉइंट है। हमारे को फिलोसॉफिकल व्यू पढ़ा, आप देख सकते हैं इतनी सारी फिलोसफीज आपने देखी, वैदिक काल से लेकर टिल ड्यूरेशन, और हर एक में कुछ ना कुछ अपने अपने बिंदु दिए हुए हैं, और जिसके अनुसार उनका एक अपना करिकुलम है, फ्रेमवर्क है, और उसे पढ़कर हमें समझ में आता है कि इस दर्शन में ये दिया गया है। तो ये समझने में भी हमें करिकुलम से सहायता मिलती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन नॉलेज ऑफ करिकुलम, करंट अफेयर्स, जो अभी तत्कालिक चल रहा है, जो आपके चारों तरफ चल रहा है। अभी आगे वाले बच्चों के लिए पढ़ाई में जो है ना,
ये अभी आ गया कोविड, टॉपिक ऑफ स्टडी बन गया है। कब अब आगे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम होंगे उसमें आएगा पहले दिन कब आया था, कितने साल तक रहा, इसके लिए मेडिसिन का नाम क्या क्या दिया गया, तो वो सब बातें इसके क्वेश्चंस में आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में एडअप करने में मदद करता है। ठीक है, देखो बेटा इसके आगे वाले क्वेश्चन दो जो है ना वो बिल्कुल हिंदी मीडियम में बता रही हूँ, बिल्कुल सिमिलर हैं, तो आप उन्हें खुद से पढ़ सकते हैं। क्लैरिफाई द स्कोप ऑफ करिकुलम, स्कोप का मतलब इसका दायरा, और अभी तक हम दायरे ही बात कर रहे थे। सो स्कोप मतलब इसका दायरा सीमित किताबों तक नहीं है बल्कि अनलिमिटेड है, जीवन के अनुभवों तक भी है। तो आप यहाँ वो डेफिनेशन को बताते हुए इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट को। अगला क्वेश्चन भी रिपीटेटिव है, व्हाई करिकुलम इज नीडेड, करिकुलम की आवश्यकता क्यों होती है, फॉर द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो ये भी आप अपने आप पढ़ सकते हैं। ऑलराउंड मतलब फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, कैरेक्टर और डिस्कवरी वाला एटीट्यूड, डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप करने के लिए। सो बच्चों में हर तरह की कैपेबिलिटीज डेवलप करने के लिए करिकुलम रिक्वायर्ड है। सो हमने यही तो पढ़ा, इंपॉर्टेंस भी तो वही होती है, उसकी आवश्यकता को दर्शाता है। सो आज हमने इतना पार्ट कर लिया। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेक करिकुलम के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार का होता है। हिंदी मीडियम में पेज नंबर 167 से कंटिन्यू करेंगे, और इंग्लिश मीडियम में इससे पहले का आपने सारा पार्ट पढ़ना है। एक मिनट, आपने पढ़ना है पेज नंबर इंग्लिश मीडियम में 113 तक बेटा, 113 तक सारा पढ़ना है। अच्छा, इसमें बीच के जो क्वेश्चन है ना ये अभी बाद में आएंगे, अभी हमें पढ़ना है बेसिस और टाइप्स ऑफ करिकुलम, फिर तो अप्रोच स्टार्ट हो गई। हाँ मतलब इससे आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इंग्लिश मीडियम में ये दिया हुआ है। सो मैं आपको बाकी पार्ट जो है वो मैं आपको बता दूंगी, नोट करवा दूंगी। सो आई होप सो आज की क्लास समझ आई सब लोगों को। ठीक है, बाय बाय ऑल ऑफ यू।